नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 300 में। आज हम मुगल साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो भी विभिन्न-विभिन्न एग्ज़ामों में आए हैं, उनको देखेंगे। लगभग 168 क्वेश्चन्स हैं, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से आलम खान कौन था? तो ये जो आलम खान था, ये इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। तो इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए इसने आलम खान को आलम आलम खान ने बाबर को आमंत्रित किया था। और इसके अलावा और किसने बाबर को आमंत्रित किया था दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए? तो राणा सांगा ने भी बाबर को आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। तो मुगल शासक जो थे, तो वो कौन से वंश से थे? तो वो चगताई तुर्क थे, जिसमें जो उनके मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा से थे। और इस शाखा का जो संबंध था, वो मंगोल यानी कि चंगेज़ खां की तरफ से तथा तैमूर दोनों वंशों से रिलेटेड थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था? ये प्रश्न पूछा गया है। सरे पुल के युद्ध में बाबर को किसने हराया था? तो शैबानी खां ने। और इस युद्ध में शैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध तुलगुमा पद्धति जो थी, वो यूज़ करी थी। और उसी पद्धति को बाबर फिर यूज़ करता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। शैबानी खान ने 1501 में सरे पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलगुमा पद्धति का प्रयोग शैबानी खान ने बाबर के विरुद्ध किया था। और फिर यही जो तुलगुमा पद्धति होती है, ये बाबर यूज़ करता है पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? वही जो तुलगुमा है, ऑटोमन या उज़्बेक पद्धति बोलते हैं, तो बाबर ने। और इसके 2 तोपचियों का नाम भी पूछते हैं। बाबर के जो मुख्य तोपची थे, वो कौन-कौन से थे? तो एक था उस्ताद अली, कुली और मुस्तफ़ा। तो इन दोनों का नाम बार-बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को और बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और इस युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी इसमें हार गया था और इसकी वहीं युद्ध स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। और ये पहला या एकमात्र दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? मतलब भारत के रेफरेंस में क्वेश्चन है। तो भारत में प्रथम बार तोपों का उपयोग किस युद्ध में किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। और किसने किया था? बाबर ने किया था। किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 सही है, खानवा का युद्ध 1527 ये भी सही है, घाघरा का युद्ध 1529 ये भी सही है, चंदेरी का युद्ध 1530 ये गलत है। चंदेरी का युद्ध जो है वो 1528 में हुआ था। इसका सीक्वेंस है, पानी पिया, खाना खाया, चाँद देखा, घर गया और मर गया। यानी पानी पिया यानी कि पानीपत 1526 में हुआ था, फिर खाना खाया यानी कि खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, फिर चाँद देखा, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घर गया 1529 में और 1530 में मर गया यानी कि इसकी मृत्यु हो जाती है बाबर की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो राणा सांगा के साथ जब इसका युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, उसमें इसने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए इसने जिहाद की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो बाबर ने 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है या 2 हिंदू राज्य या राजाओं का उल्लेख किया है, जिसमें से एक है एक जो राज्य है वो मेवाड़ है और दूसरा जो राज्य है वो विजयनगर है। 10वां प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कथन और कारण है, तो दोनों को बताना है, कौन-सा सही, कौन-सा गलत। तो कथन है, बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, ये सही है। कारण तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, ये गलत है। जो मुगल दरबार की राजभाषा थी, वो फ़ारसी थी, तुर्की नहीं थी। और सिर्फ़ यही एक पुस्तक जो आपको मिलेगी मुगल सल्तनत की या मुगल साम्राज्य की, जो बाबरनामा है, यही सिर्फ़ तुर्की में लिखी गई है। तो अगर आपसे कोई बुक पूछे जिसका रिलेशन मुगल साम्राज्य से हो और आपको नाम मतलब पता ना हो कि किस भाषा में लिखी गई है, तो आप फ़ारसी लगा सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो राजकाज होता था, जो वो पुस्तकें लिखी गई हैं, वो फ़ारसी भाषा में लिखी गई हैं, सिर्फ़ बाबरनामा को छोड़कर। तो ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न नामों में से उन्हें चिह्नित करिए जो हुमायूँ के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो हुमायूँ 4 भाई थे और बाबर ने बोला था कि अपने हुमायूँ को बोला था कि अपने भाइयों में भी पूरा राज्य बराबर बाँट लेना, उसने यही किया था। तो कौन-कौन से भाई थे? तो कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था और हुमायूँ था।
तो इसमें उस्मान नहीं होगा। अगला प्रश्न है, हुमायूँ द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार क्रम अंकित करें। तो कौन सा युद्ध है? चौसा है, देवराय है, कन्नौज और सरहिंद है। तो इनका जो क्रम होगा वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले देवराय का युद्ध हुआ, देवरा का युद्ध हुआ, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध, फिर सरहिंद का युद्ध। यही चौसा वाले युद्ध में ये घोड़े सहित नदी में कूद जाता है, गंगा नदी में कूद जाता है और उसकी जान वो एक भिश्ती बचाता है, जिसको ये 1 दिन के लिए फिर बादशाह भी बनाता है। और उसका नाम पूछा गया था जो भिश्ती बजाता है, तो उसका नाम था निज़ाम। तो सबसे पहले देवरा का युद्ध हो जाएगा 1532 में, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध मतलब एक के बाद हुआ था, तो चौसा हुआ 1539 में और 1540 में हो गया कन्नौज का युद्ध और ये दोनों ही युद्ध चौसा और कन्नौज इन दोनों में ही इस शेरशाह सूरी ने इसको हुमायूँ को हराया था। कन्नौज का हो गया 1540 में और कन्नौज के युद्ध के बाद ये भाग गया था, इंडिया छोड़ के सिंध भाग गया था। सरहिंद का युद्ध 1555 में ये वापस आया था और शेरशाह सूरी के डिसेंडेंट को इसने हराया था और वापस दिल्ली सल्तनत पे कब्जा किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कन्नौज का युद्ध 1540 में किसके मध्य हुआ? शेरशाह और हुमायूँ के बीच और इसमें हुमायूँ की बुरी तरह हार होती है और हुमायूँ इंडिया छोड़ के भाग जाता है सिंध। अगला प्रश्न है, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो इसने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी और उस टाइम जौनपुर को बोलते थे अ, मध्य का सिराज शायद बोलते थे या उत्तर का सिराज ऐसे कुछ जौनपुर का नाम था। मतलब ये शिक्षा के लिए तब फ़ेमस था जौनपुर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हज़रत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो पहले हज़रत आला और फिर बाद में सुल्तान की उपाधि किसने ली थी? वो ली थी शेरशाह सूरी ने। 1534 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने पर शेरशाह सूरी ने हज़रत आला की उपाधि ली। ये आपसे पूछेंगे नहीं कब ली, बट और 1539 में जब इसने चौसा के युद्ध में हुमायूँ को हरा हाँ, ये पूछा गया है कि जब इसने हुमायूँ को पराजित किया तब इसने शेरशाह की उपाधि ली थी। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि शेरशाह सूरी के मतलब शेरशाह ने या शेर खां ने शेरशाह की उपाधि कब ली? तो 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूँ को पराजित करने के बाद। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे, तो कौन-कौन से शेरशाह सूरी ने सुधार किए थे? राजस्व सुधार किया था, प्रशासनिक सुधार भी किया इसने सैनिक सुधार किया था और करेंसी प्रणाली में सुधार भी किया था, इसने चांदी का रुपया चलवाया था। तो उपयुक्त सभी सुधार किए थे इसने। निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए और उन्हें क्रमानुसार लगाइए। तो पहला दौरा का युद्ध है, फिर कन्नौज का युद्ध दिया है, सामूगढ़ का युद्ध दिया और चौसा का युद्ध दिया है। तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा 1, 4, 2, 3 यानी कि सबसे पहले दौरा का युद्ध होगा, फिर चौसा का युद्ध होगा, फिर कन्नौज का युद्ध होगा और फिर होगा सामूगढ़ का युद्ध। ये सामूगढ़ का युद्ध जो है ये औरंगज़ेब और उसके भाई दारा शिकोह के बीच होता है। तो दौरा का युद्ध हो जाएगा 1531 से 32 के बीच, चौसा का युद्ध होगा 1539 में और अगले ही साल कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में और फिर सामूगढ़ का युद्ध 1658 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। और ये किसके लिए करवाया था? तो हाजी बेगम ने करवाया था हुमायूँ के लिए। तो हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूँ के मकबरे का निर्माण कहाँ करवाया था? दिल्ली में करवाया था और दीनपनाह और हुमायूँ ने दीनपनाह नामक एक पुस्तकालय भी बनवाया था उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूँ की। इस मकबरे का नक्शा मिर्ज़ा ग़ियास जो थे ईरानी वास्तुकार उन्होंने तैयार किया था। ये सफ़ेद संगमरमर से बना भारत का पहला दोहरा गुम्बद वाला मकबरा है। ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत का पहला दोहरा गुम्बद वाला मकबरा कौन-सा है? तो वो है हुमायूँ का मकबरा। अगला प्रश्न है चाँदी का सिक्का किसने शुरू किया? तो चाँदी का सिक्का शुरू किया था शेरशाह ने और उसका नाम क्या था? रुपया। तो चाँदी का रुपया और जिसमें 178 ग्रेन का उसका वज़न था, जिसमें 173 ग्रेन शुद्ध मतलब चाँदी रहती थी। अगला प्रश्न है शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए में जो रेशियो था, जो विनिमय दर थी, वो क्या थी? तो 64 दाम बराबर था 1 रुपया, चांदी का रुपया। यानी कि 64 दाम देने पर 1 चांदी का रुपया मिलता था। तो 64:1 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, तो शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है कालिंजर अभियान के दौरान। कालिंजर अभियान के दौरान ये उक्का नामक एक आग्नेयास्त्र होता है, वो चला रहा होता है, तो वो जो होता है उससे एक गोला निकल के बाकी बारूद के ढेर पे गिर जाता है जिससे वहाँ पे विस्फोट हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। उस समय वहाँ का राजा कौन था कालिंजर का जब ये युद्ध करने गया था? तो ये पूछा गया प्रश्न है, तो वहाँ का राजा था कीरत सिंह।
अगला प्रश्न है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करते हैं? तो ये जो कथन है, ये बोला था शेरशाह सूरी ने, जब ये मारवाड़ का अपना अभियान कर रहा होता, तो वहाँ पे राजपूत जो थे, वहाँ वो इतने शौर्य और पराक्रमी रहते हैं कि मतलब लगभग इसका हारना एक मतलब एक पॉइंट ये आया कि इसको लगा था कि मैं हार जाऊँगा। तो उस टाइम इसके मुँह से निकला कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए, क्योंकि वहाँ बाजरा होता था, तो बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम, बिहार में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो शेरशाह ने दिल्ली की जो किला-ए-कूना मस्जिद है, उसका निर्माण कराया था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और कब बनवाया था? 1541 में। किला-ए-कूना मस्जिद जो दिल्ली की है, उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला प्रश्न, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। तो पुराना किला के भवनों का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा व कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ये पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था जो प्रारंभ की थी, वो भी शेरशाह सूरी ने ही प्रारंभ करी थी। पट्टा और कबूलियत में होता क्या था, वो एक बार समझ लेते हैं। तो जो पट्टा था, वो किसानों को सरकार की तरफ से दिए जाते थे, जिससे मतलब पट्टे से स्पष्ट होता था कि इस वर्ष उनको इतना लगान देना है इस भूमि पर। और जो कबूलियत थी, वो एक पत्र जैसा होता था, एक एफिडेविट जैसा होता था, मतलब जहाँ पे वो स्वीकार करते थे कि हाँ, हम इतना कर देंगे। तो पट्टा और कबूलियत ये हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क-ए-आजम या ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। पेशावर से ये जाती थी बंगाल से पेशावर तक। और अगर आपसे वो जगह पूछ ले तो सोनार गाँव से लाहौर तक। अगला प्रश्न, शेरशाह का उत्तराधिकारी था, तो शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह। अगला प्रश्न है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो वो था इस्लाम शाह और ये शेरशाह सूरी का पुत्र था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में मतलब गेस नहीं कर पाओगे ये कौन होगा, बट इसका आंसर इस्लाम शाह होगा। तो इसने 200, 250 और 500 की इकाइयों में मतलब इतने-इतने सैनिक एक इकाई में रहेंगे, उसमें इसने विभाजित कर दिया था। छोटी-छोटी मतलब बटालियन जैसी बना दी थी 2, 250 और 500 की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूँ की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो अकबर को हुमायूँ की मृत्यु की सूचना कहाँ पे मिली थी? जब वो कालानौर, जो कि गुरदासपुर पंजाब के पास पड़ता है, वहाँ पे था। तो उसको पता चला कि उसके पिता यानी कि हुमायूँ की मृत्यु दीन पनाह जो लाइब्रेरी थी दिल्ली में, उसकी सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई है। और जब ये राजा बना अकबर या गद्दी पर बैठा तब इसकी उम्र क्या थी? 14 वर्ष। और 14 फरवरी 1556 को ये मुगल बादशाह बनता है और 14 फरवरी को ही उसका बाबर का बर्थडे होता है। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। तो हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप जी को अपने अधीन में लाना। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? या राजपूत सेना को कौन लीड कर रहा था? तो वो थे हकीम सूर। ये वही सूर डायनेस्टी से थे। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किया था? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो जो प्रथम विवाह अकबर ने किया था, वो थी कछवाहा राजपूतों राजपूतों से। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिस समय अकबर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जा रहा था, तो इसको रास्ते में सांगनेर स्थान पर आमेर का जो राजा था बिहारीमल या जिसका नाम है भारमल, भारमल याद रखिएगा। तो आमेर का राजा भारमल जो कि कछवाहा राजपूतों के वंश से था, वो आया और इसने इसकी बोला कि मेरी पुत्री जो है ज्येष्ठ पुत्री हरखा भाई, उसकी शादी के लिए इससे बात करी जिसको अकबर ने हाँ कर दी। अगला प्रश्न है, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? ये प्रश्न पीसीएस में भी पूछा गया है और आरओ एरो में भी पूछा गया है। तो किसे अकबर ने स्वयं अपने हाथों से मारा था? तो वो था अधम खां। और क्यों मारा था? क्योंकि अधम खां ने इसके प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी इसलिए। अगला प्रश्न, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर को संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो वो था मेवाड़ और मेवाड़ के शासक कौन थे? वो थे राणा महाराणा प्रताप। अगला प्रश्न, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो वो थी मंडला की। और ये मंडला कहाँ पड़ता है? तो ये गढ़कटंगा गोंडवाना के राज्य में पड़ता है और ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश के पास।
मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास। अगला प्रश्न, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? तो अबुल फजल की मृत्यु कौन करवाता है? शहजादा सलीम करवाता है और किससे करवाता है? वो करवाता है जो ओरछा का सरदार होता है बुंदेला। तो बुंदेला सरदार होता है वीर सिंह। वीर सिंह के हाथों अबुल फजल की मृत्यु करवाता है शहजादा सलीम। अगला प्रश्न, अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या थे? तो मनसबदारी प्रथा, ये भी ठीक है, धार्मिक नीति भी ठीक है, काफ़ी मतलब धार्मिक फ्लूइड रहता है ये, ज़्यादा मतलब कट्टर नहीं होता, धार्मिक कट्टरता नहीं होती उसमें, भू-राजस्व व्यवस्था भी सुधार करता है और सामाजिक सुधार भी ये करता है, सती प्रथा और बलि प्रथा इन सब पे रोक भी लगाता है ये, तो सारे ऑप्शन सही हो जाएँगे। इसने अकबर ने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो ये ईयर पूछे जाते हैं। तो 1562 में दास प्रथा इसने समाप्त करी अकबर ने, 1563 में तीर्थ यात्रा कर जो लगता था और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो अभी-अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है, किसने किया था? अकबर ने। और कब किया था तीर्थ यात्रा कर समाप्त? तो 1563 में। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? तो प्रबुद्ध निरंकुश किसको कहा जाता है? अकबर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली स्त्री बंध्या हो? तो ये आज्ञा किसने दी थी? अकबर ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा या से सही है? पहला कथन है, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, बिल्कुल सही है। दूसरा, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, तो ये भी सही है। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन काल में सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मनसबदारी पे। 1574 से 75 के बीच में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद है तथा मनसबदार का अर्थ है उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी प्रणाली जो थी वो किस पर आधारित थी? तो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो प्रशासन को स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए मनसबदारी प्रणाली लागू करी गई थी और किसने करी थी? अकबर ने। अगला प्रश्न है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को यूज़ किया, वह किस देश से प्रचलित थी या किस देश से उसने इंस्पिरेशन ली या उधार ली? तो मनसबदारी प्रणाली इसने ली थी मंगोलिया से। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख-रखाव रखना पड़ता था। पहला कथन है, कारण क्या है? घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो ये कथन बिल्कुल सही है और उसका कारण भी एकदम एग्ज़ैक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जाप्ती प्रणाली जो थी वो किसने शुरू करी थी? अकबर ने शुरू करी थी और इसमें क्या होता था, भू अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जो कर वसूलते थे, भूकर या भू राजस्व, उसके लिए जाप्ती प्रणाली शुरू करी थी। इसमें क्या होता था, जो भूमि सर्वेक्षण या भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर, पुल अमल तथा जाप्ते खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो टोडरमल ने भू-राजस्व में और इसने दयशाला पद्धति लागू की थी या दयशाला प्रणाली लागू की थी टोडरमल ने। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष यानी कि 1580 में आईन-ए-दयसाला जिसको टोडरमल बंदोबस्त कहते हैं, नामक नई कर प्रणाली को शुरू करा और इसे स्थायी रूप प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता कौन था? टोडरमल था। अतः इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग-अलग फसलों के पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1 तिहाई हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। मतलब पिछले 10 वर्षों में अगर गेहूँ का जो उत्पादन है और गेहूँ का क्या 10 वर्षों में जो एवरेज रेट है, उन सब का एवरेज निकाल के और उसका जो 1/3 होता था, जो वैल्यू आती थी, वो राजस्व के रूप में वसूल लिया जाता। गेहूँ मतलब बाकी सारी फसलें भी लेते थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन-सा दयसाला प्रणाली को ही बंदोबस्त व्यवस्था भी जाना जाता है या टोडरमल व्यवस्था? अगला प्रश्न, अकबर ने दीन-ए-इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो अकबर ने दीन-ए-इलाही जो धर्म चालू किया था, वो 1582 में चालू किया था। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो इबादत खाने का निर्माण अकबर ने कराया था और कब करवाया था? 1575 में।
इबादत खाने का निर्माण। तो यहाँ पे धार्मिक जो अलग-अलग धर्म के लोग होते थे, वो आते थे और धार्मिक चर्चा करते थे अकबर के साथ। और इसी जब ये खूब कई साल इसने चर्चा करी और उनसे इंस्पायर्ड होके ही इसने एक नया धर्म दीन-ए-इलाही का शुरुआत किया। कब? 1582 में। तो पहले इबादत खाना बनवाया चर्चाएँ करने के लिए धार्मिक विषयों पर 1575 में, फिर 1582 पर जो भी इसने सीख ली उनको सबको इनकॉर्पोरेट करके दीन-ए-इलाही धर्म चालू किया 1582 में। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना वह भवन था या वह स्थान था जहाँ पे विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित इमारतों में से कौन-सी इमारत शान-ए फतेहपुर कही जाती है? तो शान-ए फतेहपुर जो है, ये फतेहपुर सीकरी वाला पूछ रहा है, तो शान-ए फतेहपुर या शान-ए फतेहपुर सीकरी किसको कहते हैं? वो कहते हैं जामा मस्जिद को। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बसाया था, इसका अर्थ होता है सिटी ऑफ विक्टरी और कब बसाया था? तो 1571 से 85 तक ये जो थी, ये इसकी मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी। फिर यहाँ पे पानी की कमी हो गई थी, तो ये वापस आगरा मतलब राजधानी इसने शिफ्ट कर ली थी। फतेहपुर सीकरी में मुगल वास्तुकला के स्मारक जैसे जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आदि शामिल हैं। यहाँ स्थित जामा मस्जिद को शान-ए-फतेहपुर या शान-ए-सीकरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन-सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल और अकबरी महल। जो अकबरी महल है, ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ये आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कौन-सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? दिल्ली में पूछ रहा है, तो दिल्ली में है हुमायूँ का मकबरा और इसी हुमायूँ के मकबरे में ही ये मुगल सल्तनत के या मुगल वंश के सबसे ज़्यादा लोगों को दफनाया भी गया है। तो ये भी एक पॉइंट पूछा गया है। हुमायूँ का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो हुमायूँ की पत्नी के संरक्षण में या उसकी पत्नी ने हुमायूँ के लिए बनवाया था और जो इसका डिज़ाइनर था, वो था मिर्ज़ा गियास। यह मकबरा भारतीय तथा फ़ारसी वास्तुशैली का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सुलह कुल का सिद्धांत किसने दिया था? अकबर ने दिया था। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य क्या था? वो था सार्वभौमिक सहिष्णुता। इसे ही सुलह कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता था, क्योंकि इसके अंदर धार्मिक कट्टरता नहीं थी। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई। 1582 में उसने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद-ए-इलाही या दीन-ए-इलाही नामक एक नया पंथ प्रवर्तित किया था। तो दीन-ए-इलाही कब चालू करा अकबर ने? 1582 में और इबादत खाना कब बनाया था? 1575 में। इबादत खाने में क्या करता था वो? धार्मिक मामलों में चर्चाएँ करता था, विचार-विमर्श करता था अलग-अलग धर्म के लोगों के साथ और सबको मतलब साथ लेके और फिर ये 7 साल जो उसने मतलब रिसर्च किया, जो भी उसने सीखा, उन्हीं सब सीखों को मिला के उसने 1582 में दीन-ए-इलाही धर्म बनाया। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौम शांति या भाईचारा की जो अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो राजनीतिक उदारता पे, धार्मिक सहनशीलता पे, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पे, उपयुक्त सभी, इन तीनों पे। अगला प्रश्न है, किस मुगल काल के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो किस मुगल बादशाह के विरुद्ध हुआ था? वो था अकबर। जब अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म चालू किया तो इसके जो मौलवी लोग थे वो इसके अगेंस्ट हो गए और इसने इसके खिलाफ जौनपुर से फतवा जारी हुआ था अकबर के खिलाफ। 1580 में जौनपुर के एक धर्मगुरु या काजी मुल्ला मोहम्मद यज़दी ने मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। ये इबादत खाने में जो चर्चाएँ करता था उससे मतलब रुष्ट होके। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया। 1602 में कारण है, यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था? नहीं, ये गुजरात विजय पर बनाया था। तो कारण गलत हो जाएगा और कथन सही है। अकबर ने सीकरी का निर्माण 1568 से 69 के में आरंभ फतेहपुर सीकरी की बात हो रही है। 68 से 69 के बीच इसने आरंभ करवाया था और वहीं पे इसने गुजरात विजय जो 72 में 1572 में इसने गुजरात विजय की थी, उसके उपलक्ष्य में इसने वहाँ पे बुलंद दरवाजा बनाया था और इसी से इसका नाम जो फतेहपुर था मतलब सीकरी था, उसको फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था 1572 के। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए हैं? तो शिक्षा संबंधी सुधार किए थे अकबर ने। इसने शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र जैसे अजमेर, दिल्ली, सियालकोट, मुल्तान, इलाहाबाद, मुर्शिदाबाद आदि में यहाँ पे ये मुफ्त शिक्षा देता था और नए-नए स्कूल भी इसने खुलवाए थे या शिक्षा के केंद्र बनवाए थे। तो इलाहाबाद इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूपी में है। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। तो अकबर ने ज़्यादातर जो इमारतें बनवाई हैं, वो किसमें बनवाई हैं? फतेहपुर सीकरी में बनवाई हैं।
इसी तरह जब आपसे पूछे शाहजहाँ से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट बिल्डिंग पूछे तो शाहजहाँ ने ज़्यादातर अच्छी बिल्डिंग या इम्पोर्टेंट बिल्डिंग बनवाई है आगरा में। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें फ़तेहपुर सीकरी में है और कौन-कौन सी है? ये थोड़ा नाम याद कर लीजिए। ये पूछी गई है दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, कोषागार, ज्योतिष की बैठक, पंचमहल पूछा गया है, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी ये नहीं पूछा गया है, जोधाबाई का महल पूछा गया है, हवा महल पूछा गया है तथा बीरबल की कोठी ये सारे पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा बनाई गई कौन-सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहारों की तरह है या वो बौद्ध विहार की तरह मिलता है? तो कौन-सी अ, इमारत है? वो है पंचमहल। अकबर ने अपनी नवीन राजधानी फ़तेहपुर सीकरी में अनेक भवन बनवाए। पंच महल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था। मतलब बौद्ध मठों से मिलता-जुलता था। अब तक भारत में कुछ भागों में विद्वान है। ऊपर की ओर छोटी होने वाली 5 मंजिलों का यह आयताकार भवन नालंदा आदि में बने हुए बहुमंजिला बौद्ध विहारों से प्रेरणा पर आधारित है। तो उनसे इंस्पायर्ड है बौद्ध विहारों से। कौन-सा? पंचमहल। फ़तेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था। तो फ़तेहपुर सीकरी में अकबर ने क्या बनवाया था? पंचमहल बनवाया था। अगला प्रश्न जहाँगीर महल कहाँ स्थित है? तो जहाँगीर महल स्थित है आगरा में और ये जहाँगीर महल किसने बनवाया था? नाम से लग रहा होगा जहाँगीर ने बनवाया था बट नहीं, जहाँगीर के लिए अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर ने जो सिटी बनवाई थी उसके पास ही सिकंदरा में इसका मकबरा स्थित है। फ़तेहपुर सीकरी के मतलब आगरा से थोड़ा पास में ही है। फ़तेहपुर सीकरी, सिकंदरा वहाँ पे स्थित है। और इसका जो मकबरा है उसकी विशेषता क्या है? तो इसके अकबर के मकबरे की विशेषता है कि इसका गुंबद विहीन होना है। इसके मकबरे में कोई भी गुंबद नहीं है। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला ये सारे अकबर ने बनवाए थे बट दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 में सम्राट के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके मकबरे लिखे गए हैं। तो पहला है बाबर, अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, इधर है लाहौर, आगरा, काबुल, सिकंदरा। तो बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। पहले बाबर को आराम बाग जो कि आगरा में पड़ता है वहाँ दफनाया गया था बट बाद में क्योंकि उसकी इच्छा थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए मेरे देश में, तो इसको वापस फिर आगरा से काबुल ले गए थे। तो बाबर का हो जाएगा कहाँ पे दफनाया गया या बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में हो जाएगा। अकबर को अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है कहाँ? सिकंदरा है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। और जहाँगीर का हो जाएगा जहाँगीर का हो जाएगा लाहौर में और शाहजहाँ का हो जाएगा आगरा में शाहजहाँ का आगरा में। तो 2 हैं मुगल सम्राट जिनको इंडिया के बाहर दफनाया गया है। एक है बाबर जिसको काबुल में और दूसरा है जहाँगीर जिसको लाहौर में। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहाँगीर और वही है, कहाँ किसका मकबरा है। तो अभी हमने ऊपर देखा बाबर का मकबरा कहाँ है। बाबर को पहले आगरा में द दफनाया जाता है, आगरा के आराम बाग में बट उसकी इच्छा के अनुसार उसको फिर बाद में काबुल में दफनाया जाता है। तो बाबर का हो जाएगा काबुल में। हुमायूँ, अभी हमने पढ़ा हुमायूँ का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। उसकी पत्नी ने उसके लिए बनवाया था और ये इंडिया का पहला डबल गुम्बद वाला दोहरे गुम्बद का मकबरा है, तो हुमायूँ का कहाँ पे है? दिल्ली में है हुमायूँ का मकबरा, अकबर का है सिकंदरा में और जहाँगीर का लाहौर में। अगला प्रश्न, अकबर के काल में महाभारत का फ़ारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ या किसने किया? तो फ़ैज़ी ने। अकबर ने अपने राजकवि फ़ैज़ी जो था, उसका राजकवि था, अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष कौन था? फ़ैज़ी था। अकबर के आदेश से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुवाद विभाग की स्थापना किसने करवाई थी? तो अकबर ने करवाई थी। तो उसने महाभारत के विभिन्न भागों का रज़्मनामा नाम से तो महाभारत का जो फ़ारसी अनुवाद किया है, तो किस नाम से किया है? रज़्मनामा से नाम से किया है। किसने किया है? फ़ैज़ी और फ़ैज़ी के साथ बदायूनी दोनों। तो फ़ैज़ी और बदायूनी ने दोनों मिलकर किया है और अगर फ़ैज़ी ना हो तो बदायूनी लगा देना बट अगर फ़ैज़ी और बदायूनी दोनों हो तो फिर फ़ैज़ी लगाना। और अगर रामायण का पूछे तो रामायण का बदायूनी ने। तो क्योंकि महाभारत बड़ी है मतलब ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा लेंदी है तो इसलिए फ़ैज़ी और बदायूनी दोनों ने मिलकर काम किया और रामायण उसके मुकाबले मतलब महाभारत के मुकाबले उतनी बड़ी नहीं है तो बदायूनी ने अकेले किया। फिर फ़ैज़ी ने लीलावती जो एक गणित की पुस्तक है उसका भी फ़ारसी में अनुवाद किया है और अबुल फ़ज़ल ने कालिया दमन का फ़ारसी में अनुवाद किया है। तो कालिया दमन का अनुवाद किसने किया फ़ारसी में? अबुल फ़ज़ल ने। लीलावती का किसने किया? फ़ैज़ी ने, बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया है और बदायूनी और फ़ैज़ी ने मिलके रज़्मनामा नाम से महाभारत का अनुवाद किया है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फ़ारसी अनुवाद किया था? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है बदायूनी और फ़ैज़ी ने मिलके।
अगर दोनों दिए हों, बदायूनी और फैज़ी दोनों नाम दिए हों, तो फैज़ी को प्रेफ़रेंस देना और अगर फैज़ी ना हो, तो बदायूनी बोलना और सिर्फ़ रामायण पूछे, तो उसमें बदायूनी है। अगला प्रश्न है महाभारत के फ़ारसी अनुवाद का शीर्षक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। महाभारत का फ़ारसी अनुवाद किस नाम से है? रज़्मनामा के नाम से। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फ़ारसी में अनुवाद किया था? तो बदायूनी ने। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा निम्न में से किसको ज़री कलम की उपाधि दी गई थी? इनकी हैंडराइटिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी, इसलिए मोहम्मद हुसैन को ज़री कलम की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो वह थे हरिविजय सूरी और ये थे एक जैन साधु थे, जैन भिक्षु थे। इनको ये बहुत मानता था और अकबर ने इनको जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। इनसे ये इतना प्रभावित हो गया था अकबर कि इसने कुछ दिनों के लिए मांस खाना भी बंद कर दिया था और पशु-पक्षियों के वध पर रोक लगा दी थी। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दशवंत जो था वो इनके समय का अकबर के समय का दसवंत था और एक और बसावन नाम था। तो ये दोनों इस अकबर के काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की रानी एलिज़ाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इंग्लैंड की रानी जब एलिज़ाबेथ वहाँ पे थी, तो उसके समकालीन इंडिया में किसका राज था? अकबर का राज था और एलिज़ाबेथ की मृत्यु हुई थी 1605 में शायद और अकबर की मृत्यु शायद 1608 में हुई है। भारत में किसके शासनकाल में अ, अच्छा एलिज़ाबेथ की मृत्यु 1603 में हुई है और अकबर की मृत्यु 1605 में हुई है। तो थोड़ा गलती हो गई, सॉरी। तो ये मतलब दोनों एक समकालीन थे। अगला प्रश्न है, भारत में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था इंग्लैंड में, तब उस समय भारत में किसका राज्य था? तो उस समय भी अकबर का राज्य था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1600 में, सन 1600 में, एग्ज़ैक्ट 1600 में। तो जब ये देखो पूछा गया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिज़ाबेथ थी और भारत में किसका राज्य था? अकबर का। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वही प्रश्न आ गया देखिए 1600 में गठन हुआ, तो उस समय कौन था? अकबर था। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है, तो किसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है? वो है अबुल फज़ल। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था, तो अकबर के दरबार में सबसे पहला जो अंग्रेज व्यक्ति आया था वो था रॉल्फ फिंच। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहला दिया है जजिया की समाप्ति, दूसरा है इबादत खाना का निर्माण, ये 1975 में करवाया था इसने। फिर मजहर पर हस्ताक्षर, मजहर एक घोषणा पत्र था जिसके अनुसार अकबर ने जो जितने भी धर्म से रिलेटेड जो जितने भी मैटर थे, तो उनके लिए उसने हाईएस्ट अथॉरिटी खुद को बना लिया था। जैसे अपने यहाँ कोई लीगल मैटर होता है, तो उसकी हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, मतलब उससे ज़्यादा तो कोई उससे ऊपर कोई नहीं। इसीलिए जो धार्मिक रिलेटेड मामले थे, उनके ऊपर जो उसने जो सुप्रीम अथॉरिटी थी, वो खुद को दे दी थी। तो वो था मजहर। और है दीन-ए इलाही की स्थापना, तो दीन-ए इलाही इसने कब बनाया? 1582 में। इबादत खाना कब बनाया? 1575 में। मजहर की घोषणा शायद इसने 1580 के आस-पास की थी, 1579 में की थी। तो ऑप्शन वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 मतलब सेम सीक्वेंस है जो भी ऑप्शन में दी गई है। जज़िया की समाप्ति इसने कब की थी? 1564 में और 1575 में इबादत खाना बनवाया। फिर 1579 में ही इसने मजहरनामा की घोषणा की और इसका जो मजहरनामा का जो क्या बोलते हैं प्रारूप है, वो किसने तैयार किया था? तो वो तैयार किया था अबुल फज़ल के पिता शेख मुबारक ने। और फिर सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में इसने तौहीद-ए-इलाही या अ, दीन-ए-इलाही नामक दैवी एक ईश्वरवाद मतलब सभी जो भगवान है वो एक ही है या एक ही भगवान है, उसकी स्थापना की, जिसकी फिलॉसफी थी दीन-ए-इलाही। अगला प्रश्न है, 2 अस्पा व सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की? तो 2 अस्पा व सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने। 2 अस्पा क्या होता था? 2 अस्पा में एक सैनिक के पास 2 मतलब घोड़े होते थे, वो 2 घोड़े रखता था और सिंह अस्पा में 3 घोड़े रखता था। तो शुरू किसने की थी? जहांगीर ने। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षर हुई थी? तो राणा और जो मेवाड़ के राणा थे और मुगलों का जो राजा था जहांगीर, उनके बीच हुई थी चित्तौड़ की संधि और कब हुई थी? 1615 में। और ये राणा कौन थे? राणा प्रताप नहीं थे, ये राणा प्रताप के पुत्र थे राणा अमर सिंह। राणा प्रताप जो थे वो पूरी तो आजीवन अकबर के साथ युद्ध लड़ते रहे, बट फिर जो उनका जो पुत्र था राणा अमर सिंह, उन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर से संधि कर ली थी। इसको बोलते हैं चित्तौड़गढ़ की संधि, 1615 में। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसको भेजा था? वो भेजा था हॉकिंस को। और हॉकिंस कब आया था? 1608 से 1611 तक ये रहा था, 1608 में आया था।
ये प्रथम अंग्रेज़ दूत था तथा ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आया था। ये मतलब ब्रिटिश क्राउन की तरफ से नहीं आया था, ब्रिटिश सम्राट की तरफ से नहीं आया था, ये आया था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला दूत था ये विलियम हॉकिंस। जबकि जो थॉमस रो जब आया था, तो थॉमस रो वो आया था सम्राट, मतलब ब्रिटिश सम्राट की तरफ से। वो तो ब्रिटिश सम्राट का पहला राजदूत जब पूछे तो वो था थॉमस रो, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत पूछे तो वो था विलियम हॉकिंस। और इसने सम्राट जहांगीर ने इसको 400 मनसब दिए थे, किसको? हॉकिंस को। और हॉकिंस को ही इसने जहांगीर ने क्या दी थी? इंग्लिश इंग्लिश खां की उपाधि दी थी, और आर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया था। तो इंग्लिश खां की उपाधि जहांगीर ने किसको दी थी? विलियम हॉकिंस को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? अब देखो, ऊपर पूछा था ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत के रूप में कौन आया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत के रूप में आया था हॉकिंस सबसे पहले। और ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम या ब्रिटिश सम्राट की तरफ से का राजदूत बन के कौन आया था? वो आया था थॉमस रो। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किससे इंग्लिश खां की उपाधि दी? तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत बनकर आया था 1608 में और 1611 में गया, विलियम हॉकिंस, उसको इसने जहांगीर ने 400 मनसब दिए थे, मतलब 400 मनसब का इनाम दिया था, और इंग्लिश खां की उपाधि दी थी, और आर्मीनिया की एक स्त्री से इसका विवाह कर दिया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। और कब आया था? 1615 में। अगला ही प्रश्न है, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो 1615 में। अगला प्रश्न, भारत में इंग्लैंड का कौन-सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर में आया था? तो कौन आया था अजमेर में? थॉमस रो। ये अजमेर में इसकी से मुलाकात हुई थी, जहांगीर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहला विलियम हॉकिंस दिया है, फिर रॉल्फ फिंच है, फिर थॉमस रो है, फिर निकोलस डाउंटन है। तो इनका सही सीक्वेंस हो जाएगा 2, 1, 4, 3, मतलब सबसे पहले रॉल्फ फिंच आता है, फिर विलियम हॉकिंस आता है, फिर निकोलस डाउंटन आएगा, और अंत में आएगा थॉमस रो। थॉमस रो 1615 में आता है। तो रॉल्फ फिंच कब आता है? रॉल्फ फिंच आता है अकबर के काल में। रॉल्फ फिंच आता है अकबर के काल में 1583 में, ये आगरा में आता है। फिर आता है विलियम हॉकिंस जो 1608 में आता है अप्रैल में, और फिर ये जहांगीर के काल में आता है। फिर 1614 में निकोलस बांदुकान आता है, और थॉमस रो आते हैं 1615 में। अगला प्रश्न है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था? तो वह था फ्रांसिस्को पेलशर्ट। नाम से लग रहा है फ्रांस का होगा, बट फ्रांसिस्को पेलशर्ट ये डच पर्यटक थे या डच यात्री थे, और इन्होंने जहांगीर के शासनकाल का एक मतलब मूल्यवान विवरण दिया है, बहुत ही डिटेल्ड विवरण दिया है कि उसका जो उस समय जो राज्य की स्थिति थी वो कैसी थी। और इनकी जो बुक है, हाँ, बुक भी पूछी गई है। बुक है रेमॉन्स्ट्रेटी या रेमॉन्स्ट्राटे। तो रेमॉन्स्ट्राटी बुक है फ्रांसिस्को पेलशर्ट की। इन्होंने जहांगीर के समय का अद्भुत वर्णन लिखा है, मतलब डिटेल्ड वर्णन लिखा है उसके राजकाज के समय का। और इसमें और भी दिए जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। पीटर मुंडी ये कहाँ था? ये ब्रिटेन का यात्री था जो ये शाहजहाँ के टाइम पे आया था। निकोलो मनुची कहाँ का था? ये इटली से आया था, और ये उत्तराधिकार युद्ध यानी कि जब औरंगज़ेब और दारा शिकोह और उसके 2 भाइयों, मतलब चारों भाइयों के बीच युद्ध हो रहा था, वो उस टाइम आता है निकोलो मनुची इटली से। और विलियम हॉकिंस अभी हमने देखा जहांगीर के समय भारत आता है, कब आता है? 1608 में। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो किस-किस का नहीं है? अभी हमने पहले ही बताया था कि 2 मुगल जो शासक थे उनका मकबरा नहीं है। पहला है बाबर, उसको पहले तो आगरा में दफनाया गया था आराम बाग में, बट उसकी इच्छा के अनुसार फिर आगरा से उसको वापस काबुल में दफना दिया गया था। तो एक तो हो गया बाबर, और दूसरा कौन है? दूसरा है जहांगीर जिसका मकबरा है लाहौर के शाहदरा में। तो बी और डी जहांगीर तथा बाबर। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुँची? तो चित्रकला अगर पूछें, पेंटिंग पूछें सबसे ज़्यादा बेहतरीन किसके टाइम में थी या गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग पूछे तो वो जहांगीर है। और अगर पूछे कि वास्तुकला या बिल्डिंग स्ट्रक्चर ये निर्माण ये किसका इसका गोल्डन टाइम किसके पीरियड कहते हैं? तो वो था शाहजहाँ। तो पहले जहांगीर था, अकबर के बाद जहाँ, फिर शाहजहाँ, तो जहाँ, शाहजहाँ, तो जहाँ जहांगीर पहले आ रहा है तो पहले कोई जो छोटी चीज़ें होंगी वो डेवलप करी जाएँगी जैसे कि चित्रकला, और मतलब साइज़ के हिसाब से, और फिर जहाँ के बाद शाहजहाँ, तो शाहजहाँ मतलब फिर और डेवलप हुई तो अब बड़ी चीज़ें डेवलप करी जानी यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जा रही हैं। तो वास्तुकला की जब अगर आपसे पूछे कि पराकाष्ठा या वास्तुकला की गोल्डन एज तो वो शाहजहाँ के टाइम पे है, और चित्रकला पूछे तो वो जहांगीर के टाइम की है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज़ ज़मा की पदवी दी थी? तो नादिर उज़ ज़मा की पदवी जहांगीर ने किसको दी थी? अबुल हसन को। अगला प्रश्न, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर, और ये प्रश्न पूछे गए हैं बिहार पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, आरओआरओ में, बीईओ के एग्ज़ाम्स में ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फ़ारसी में लिखी थी? तो अगर बाबर पूछे तो बाबर ने तुज़ुक-ए-बाबरी या बाबरनामा वो तुर्की में लिखी थी, और ये एक ही अकेली पुस्तक है, मतलब जो अभी तक मतलब आपके सिलेबस में आएगी, तो अकेली पुस्तक है बाबरनामा जो तुर्की में है, बाकी सारी जो मुगल मतलब ज़्यादातर जो हैं, जो प्रचलित हैं वो फ़ारसी में ही लिखी गई हैं। और किसने अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी लिखी? तो अकबर ने लिखी नहीं थी, क्योंकि अकबर जो था वो अनपढ़ था। दूसरी है जहाँगीर, तो जहाँगीर ने लिखी थी। जहाँगीर ने अपनी आत्मकथा फ़ारसी भाषा में लिखी, और जिसका नाम था तुज़ुक-ए-जहाँगीरी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-बाबरी तुर्की में लिखी थी। तो तुज़ुक-ए-जहाँगीरी किसने लिखी थी? फ़ारसी में किसने लिखी थी? जहाँगीर ने लिखी थी। नाम से पता चला जहाँगीर, जहाँगीरी फ़ारसी में लिखी थी, और तुज़ुक-ए-बाबरी बाबर ने लिखी थी तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न, अबुल फ़ज़ल के हत्यारे को पुरस्कृत किसने किया था? तो जिसने मरवाया था अबुल फ़ज़ल को, वही पुरस्कृत करेगा उसके हत्यारे को। तो जहाँगीर ने मरवाया था, उसकी हत्या करवाई थी अबुल फ़ज़ल की, तो जहाँगीर ने ही पुरस्कृत किया था। और हत्या किसने करी थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जहाँगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो आसफ खां, खुर्रम, महाबत खां तथा खुसरो। तो इसमें से खुर्रम ने किया था, महाबत खां ने किया था, और खुसरो ने किया था। तो 2, 3, 4। जहाँगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने कब किया था? 1606 में, मतलब इसके गद्दी पे बैठते ही कर दिया था। 1623 में खुर्रम ने विद्रोह किया, और 1626 में महाबत खान ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो खुसरो किसका पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो नूरजहां का एक गुट था जिसका नाम था जुंटा गुट या जुंता दल, जिसमें से हाँ, जुंता है, जुंता नहीं है, जुंता दल। तो इसमें से जहांगीर, क्योंकि इसके अगेंस्ट ही बनाया गया था, तो जहांगीर इसका पार्ट नहीं था। बाकी में आसफ खां था, गियास बेग जो इसका पुत्र था, नूरजहां का वो था, और खुर्रम था। तो जहांगीर के विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट या जुंता दल का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य कौन-कौन थे? एतमादुद्दौला या मिर्जा ग्यास बेग होगा। ये नूरजहां के पिता थे। इसी के लिए इन्होंने एक ग्यासुद्दीन का मकबरा बनवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा सॉरी, इसी ने बनवाया था अपने पिता के लिए। फिर अस्मत बेगम नूरजहां की माँ, इन्होंने इत्र की खोज की थी। इनको इत्र के क्रेडिट दिया जाता है परफ्यूम के लिए। नूरजहां की माँ अस्मत बेगम, प्रश्न पूछा गया है। फिर आसफ, ये नूरजहां का भाई था, और शाहजहां खुर्रम, शाहज़ादा खुर्रम, जो कि आगे चल के शाहजहाँ बनता है। अगला प्रश्न है, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहाँ ने बनवाया था, और किसके लिए बनवाया था? अपने पिता के लिए, मिर्ज़ा गयास बेग के लिए। अगला प्रश्न है, परचिनकारी, पिट्राड्यूरा या जिसे पच्चीकारी कहते हैं, निम्न में से किससे संबंधित है? तो नाम से ही पता लग रहा है, दीवारों में अर्धकीमती जड़ित जो फूलों की नक्काशी होती थी, मतलब पत्थर लगा के और नक्काशी करते थे फूलों की दीवारों पे, उसको कहते थे परचिनकारी, पच्चीकारी या पिट्राड्यूरा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में निर्माता जिन्होंने बनवाया, और सूची 2 में स्मारक लिख दिए गए हैं। तो बाबर ने क्या बनवाया था? देखो दीन-पना, तो दीन-पना अगर तुमसे पूछे, दीन-पना किला या दीन-पना पुस्तकालय, तो दीन-पना नाम से किसने बनवाया है? हुमायूँ ने बनवाया है। दीन-पना पुस्तकालय, और इसी पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर के इसकी मृत्यु भी हो जाती है हुमायूँ की। अकबर अकबर ने जहाँगीरी महल बनवाया था। नाम जहाँगीर है, बट ये जहाँगीर नहीं बनवाया था, ये जहाँगीर के लिए आगरे में किसने बनवाया था? मतलब अपने पुत्र के लिए अकबर ने बनवाया होता है जहाँगीरी महल। तो अकबर हो जाएगा जहाँगीरी महल, हुमायूँ हो जाएगा दीन पनाह, और बाबर हो जाएगा जामा मस्जिद संभल की, और इसने मकबरे को पूर्ण करवाया जहाँगीर ने। तो सही सुमेलित पहले से ही दिया हुआ है। बाबर संभल की जामा मस्जिद बनवाई, हुमायूँ दिल्ली स्थित दीन पनाह बनवाई, अकबर ने आगरे के किले में से जहाँगीरी महल बनवाया, और जहाँगीर ने सिकंदरा या आगरा में अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया। शुरू किसने करवाया था? तो अकबर ने खुद ही अपने मकबरे को मतलब काम शुरू करवाया था, बट उसको पूर्ण कराया था जहाँगीर ने। ये याद रखना, जहाँगीरी महल अकबर ने बनवाया था, जहाँगीर ने नहीं, और बनवाया था जहाँगीर के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, सही है। जहाँगीर का मकबरा शाहजहाँ में है, ये भी ठीक है, लाहौर लाहौर में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फ़तेहपुर सीकरी में है, ये भी सही है। शेख औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं, बल्कि निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है। अगर ना याद हो तो निज़ामुद्दीन औलिया जो स्टेशन है, जो दिल्ली स्टेशन है, उसको निज़ामुद्दीन औलिया भी बोलते हैं, तो उससे याद रहेगा कि ये दिल्ली में है।
अगला प्रश्न है बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो कविंद्राचार्य जी थे। इन्होंने बनारस और इलाहाबाद में जो तीर्थ यात्रा कर लगता था, उसकी समाप्ति के लिए कौन से मुगल बादशाह के सामने मतलब नेतृत्व किया था, उनसे विनती करी थी? तो वो था शाहजहाँ और फिर शाहजहाँ ने मतलब समाप्ति कर दिया था तीर्थ यात्रा कर। अगला प्रश्न है शाहजहाँ के बल्क अभियान का उद्देश्य क्या था? तो बल्क अभियान ये जो बल्क है ये था तुम्हारा काबुल से जो लगा हुआ इलाका था वो बल्क था। तो यहाँ पे एक मित्र शासक को लाना जिससे एक बफर क्रिएट हो जाए तो जो उज़्बेक या जो अफ़गानिस्तानी उधर के लोग थे वो आक्रमण ना कर सके या इसको वहाँ का जो अ, क्या बोलते हैं टेरिटोरियल जो लैंड है उसको एडमिनिस्ट्रेट करने में सहायता मिल सके। अगला प्रश्न है, कौन शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि था? तो शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि था कलीम। मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज़ महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। तो सर्वप्रथम तो नहीं बट हाँ, सर्वश्रेष्ठ ज़रूर होना चाहिए। तो सर्वश्रेष्ठ मिलता है हमें ताजमहल में। वैसे हिंदू तथा ईरानी वाला तो वो तो हुमायूँ का मकबरा में है। हुमायूँ के मकबरे में सबसे पहले देखने को मिलता है। अगर सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, सर्वप्रथम नहीं सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, तो ताजमहल हो जाएगा। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहाँ ने करवाया। अकबर से रिलेटेड पूछा है कि ये बिल्डिंग किसने बनाई है? अकबर ने ये बिल्डिंग कहाँ बनवाई थी? तो अकबर ने ज़्यादातर बिल्डिंगें बनाई फतेहपुर सीकरी में। इसी तरह जहांगीर ने ज़्यादातर बिल्डिंगें आगरा में बनवाई, शाहजहाँ ने ज़्यादातर बिल्डिंगें दिल्ली में बनवाई। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करी थी? तो क्योंकि इसने दिल्ली से आगरा से दिल्ली ट्रांसफ़र करी थी, किसने? शाहजहाँ ने, इसीलिए इसने ज़्यादातर बिल्डिंग्स दिल्ली बनवाई हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में दिया है अलाई दरवाज़ा दिल्ली में जो है, फिर बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का, मोती मस्जिद आगरा की और मोती मस्जिद दिल्ली की। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, मोती मस्जिद आगरा और मोती मस्जिद दिल्ली ये दोनों बार-बार पूछी गई हैं। तो देखते हैं अलाई दरवाज़ा नाम से ही हमको मैच कर सकते हैं। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था दिल्ली में? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर बुलंद दरवाज़ा, तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। फिर अगला ऑप्शन है मोती मस्जिद आगरा की, तो मोती मस्जिद आगरा की किसने बनवाई? शाहजहाँ ने और मोती मस्जिद जो दिल्ली के किले में है, दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है, उसका निर्माण करवाया था औरंगज़ेब ने। तो एकदम सही है, पहले से ही सुमेलित लिखे हुए हैं। ये ज़रूर याद रखिएगा, मोती मस्जिद जो आगरा की है, वो शाहजहाँ ने बनवाई थी और मोती मस्जिद जो दिल्ली की है, वो औरंगज़ेब ने बनवाई थी। अगला प्रश्न है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में ज़्यादातर बिल्डिंग का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। अकबर ने ज़्यादातर बिल्डिंग्स का निर्माण फतेहपुर सीकरी ने करवाया था और जहांगीर ने ज़्यादातर निर्माण आगरा में। अगला प्रश्न है उपनिषदों का फ़ारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में किया गया? तो शाहजहाँ के काल में उपनिषदों का फ़ारसी में अनुवाद किया गया। 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था, वो किया था दारा शिकोह ने और किस शीर्षक से या किस नाम से किया था? तो सिर-ए-अकबर के नाम से किया था। किसने? दारा शिकोह ने और दारा शिकोह कौन था? इसका पुत्र था। और इससे खुश होके शाहजहाँ ने दारा को कौन-सी उपाधि दी थी? तो शाहजहाँ ने दारा को दी थी शाह बुलंद इकबाल की उपाधि। इसकी मूल रचना भी पूछते हैं, भाई ये तो इसने ट्रांसलेट करी थी, बट इसने मूल रचना मतलब खुद से कौन-सी पुस्तक लिखी थी? तो नज़्म उल बहरीन, तो नज़्म उल बहरीन इसने दारा शिकोह ने लिखी थी। अगला प्रश्न है इनमें से किसे शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो अभी हमने ऊपर ही देखा, किसको दी थी शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दारा शिकोह को। अगला प्रश्न, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फ़ारसी में अनुवाद किया था? तो 52 उपनिषदों का फ़ारसी में अनुवाद किया था सिर-ए-अकबर के नाम से दारा शिकोह ने। अगला प्रश्न है अधोलिखित में से कौन एक दारा शिकोह की रचना है? तो अभी हमने पढ़ा नज़्म उल बहरीन दारा शिकोह की रचना है, इसकी मूल रचना है तबक़ात-ए नासिरी, तो तबक़ात जो नासिरी है ये ताजुल मासिर की है शायद। अगला प्रश्न है दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया था, वही जो हुमायूँ का मकबरा है उसी में और इसके साथ बड़ा बुरा किया था मतलब औरंगज़ेब ने। इसको जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या करता है इसका सर और धड़ दोनों अलग कर देता है और फिर उसको पूरे आगरे पूरे पहले दिल्ली में शायद घुमाया जाता है। फिर उसके बाद आगरा के ताजमहल परिसर में धड़ को और सिर को वहाँ पे दफना दिया जाता है मतलब
ताजमहल परिसर में सर को दफनाया जाता है और धड़ को हुमायूँ के मकबरे में दफनाया जाता है। और इसकी कब्र कहाँ है? तो हुमायूँ के मकबरे में। अभी शायद इसके ऊपर शोध हो रहा है, कि मतलब इसकी जो बॉडी है उसको देखा जा रहा है कि मतलब रियल में इसका कहाँ पे है इसकी कब्र, खोजी जा रही है। शायद एएसआई इस पे वर्क कर रही है। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। तो हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? वो था दारा शिकोह, और इसी ने 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था फ़ारसी में सिरे अकबर के नाम से। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने उपहार में दिया था? तो कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने दिया था? मीर जुमला ने दिया था, और ये वहाँ से लाया था, वारंगल से। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो सिजदा को समाप्त किसने किया था? शाहजहाँ ने सिजदा को समाप्त कर दिया था। और सिजदा और पापोस चालू किसने करवाया था? बलबन ने। और बलबन ने नौरोज़ जो फ़ारसी त्योहार होता है, वो भी चालू करवाया था। बलबन जो है ईरान से काफ़ी इंस्पायर्ड था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो एक ही बादशाह है मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, वो था औरंगज़ेब। पहली बार इसका हुआ था 1658 में और दूसरी बार हुआ था 1659 में। अगला प्रश्न, धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? तो धर्मत का युद्ध जो है, ये वही उत्तराधिकार के लिए होता है, औरंगज़ेब तथा दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में युद्धों का कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब ऑर्डर में लगाना है। करनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मत होना चाहिए, धर्मत का युद्ध और जजाऊ का युद्ध। तो ऑर्डर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। तो पहले बिलग्राम का युद्ध होगा, फिर सरनाल का युद्ध होगा, फिर धर्मत का युद्ध होगा और फिर जजाऊ का युद्ध होगा। ईयर देख लेते हैं, 1572 में सरनाल, गुजरात का युद्ध होता है। 1540 में बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी और हुमायूँ को होता है, तो जिसमें शेरशाह सूरी हुमायूँ को बुरी तरह हराता है, और उससे पहले चौसा के युद्ध में हरा चुका था 1539 में। तो 1540 में बिलग्राम के युद्ध में हारने के बाद ये हुमायूँ जो है, ये भाग जाता है इंडिया छोड़ के सिंध में। उसके बाद 1658 में ये धर्मत का युद्ध होता है, और जिजाऊ का युद्ध है, वो 1707 में होता है, और ये शायद इसका अंतिम युद्ध है औरंगज़ेब। नहीं, औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद होता है, उसके उत्तराधिकार के लिए बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आज़म के बीच में होता है। तो जिजाऊ का युद्ध 1707 में अकबर औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद होता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि की थी? तो एक प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि पुरंदर की संधि कब हुई? तो पुरंदर की संधि हुई 1665 में, और किनके-किनके बीच हुई? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो जिंदा पीर कहा जाता था औरंगज़ेब को, क्योंकि ये क्या करता था, कुरानों की प्रतियाँ लिखता था, और जो टोपियाँ हैं वो सुलता था। मतलब बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करता था, इसलिए इसको जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगज़ेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों का को विजय किया वह थे, तो इसने बीजापुर और गोलकुंडा को विजय किया था। अगला प्रश्न है, औरंगज़ेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो 1686 में इसने बीजापुर जीता था, और 1687 में इसने गोलकुंडा जीता था। औरंगज़ेब ने 1687 में गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो वो था कुतुब शाह। अगला प्रश्न, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो कॉन्ट्रेरी, मतलब जैसे कि लगता है कि काफ़ी ये कट्टर मुस्लिम था, बट उस समय इसके जो सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे, वो था औरंगज़ेब। और कितने थे? तो इसके में लगभग 31% हिंदू सरदार थे या सेनापति थे, जिनमें से आधे क्या थे, मतलब उन 31% हिंदुओं में से आधे जो थे वो मराठा थे। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, वह था औरंगज़ेब। अगला प्रश्न, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो जजिया पुनः किसके शासनकाल में लगाया गया? औरंगज़ेब के काल में। और इसकी को समाप्त किसने किया था? तो अकबर ने साम्राज्य के जजिया को समाप्त कर दिया था, और उसको वापस लगाया औरंगज़ेब ने। औरंगज़ेब द्वारा चलाया गया जो जिहाद था, उसका अर्थ क्या था? तो जो औरंगज़ेब ने जिहाद का चलाया था, उसका अर्थ था दारुल इस्लाम, यानी कि इस्लाम का इस्लाम का राज्य बनाना यहाँ पे। तो इसका जो वो मोटिव था औरंगज़ेब का, वो था कि गैर मुसलमानी देश, जिसको दारुल हर्ब कहते हैं, के विरुद्ध धर्म युद्ध यानी जिहाद करना, और तब तक करते रहना जब तक वहाँ पे इस्लाम का राज्य या दारुल इस्लाम ना हो जाए। अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, या उसका निर्माता कौन था? तो बीबी का मकबरा निर्माण करवाया था औरंगज़ेब ने। और किसके लिए करवाया था? तो अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी के लिए इसने करवाया था, जिसको रबिया रबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा भी कहते हैं। और ये जो बीबी का मकबरा है, इसकी जो कला है वो ताजमहल की उससे मतलब मिलता-जुलता है, तो इसे कभी-कभी ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं। और ये कहाँ पे है? तो ये है औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है, कौन-सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है?
तो वो है रबिया उद दौरानी का मकबरा, इसको द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं या ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो औरंगजेब की पुत्री थी मेहरू निशा। यूपी पीसीएस 2005 का है, मेंस में पूछा था ये क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे पीसीएस, आईएएस, आरओ, एआरओ, एआरओ इन सबसे पूछे गए हुए हैं। पीईओ तो सारे ही प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन हैं। औरंगजेब ने किसको साहिबात उस जमानी की उपाधि दी थी? तो औरंगजेब ने साहिबात उस जमानी की उपाधि दी थी जहां आरा को। औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उस जमानी की उपाधि दी थी जहां आरा सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी, मतलब इसकी बड़ी बहन थी औरंगजेब की। और क्योंकि ये अपने पिता की बहुत केयर करती थी, इसलिए इसे साहिबात उस जमानी की उपाधि दी थी। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो जब दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण पूछे तो वो कराया था औरंगजेब ने। और जब मोती मस्जिद नॉर्मल पूछे तो वो कराया था शाहजहां ने। दिल्ली के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, दशवंत और वसावन प्रसिद्ध मुगल चित्रकार किसके दरबार थे? तो दशवंत और वसावन कई बार पूछा गया है, ये अकबर के दरबार के चित्रकार थे। मुगल चित्रकला में किसके शासन में उन्नति की? तो चित्रकला के लिए जब पूछे तो जहांगीर है, और अगर आपसे पूछे वास्तुकला किसके शीर्षक पे, मतलब किसके काल में शीर्ष पे पहुंची, तो वो था शाहजहां। अगला प्रश्न, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम या असली नाम था रामतनु पांडे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? मतलब उससे पहले, अकबर से पहले तानसेन किसके राज दरबार में थे? तो तानसेन पहले थे भाटा का राजा, मतलब भाटा जो राज्य है उसके राजा थे रामचंद्र सिंह। तो राम जी के नाम से इसलिए याद रहेगा, तो रामचंद्र सिंह के नाम पे, रामचंद्र सिंह जी के यहाँ पे थे ये तानसेन जी। और ये पीसीएस प्री 2019 में आया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? तो हिंदू संगीत की शिक्षा किसने ली थी? लाला कलावंत से अकबर ने। ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि अकबर ने हिंदू संगीत की शिक्षा किससे ली? तो लाला कलावंत से। अगला प्रश्न, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था लेडेन और रस्किन ने। और ये यूपी आरओ मतलब आरओ मेंस का ये क्वेश्चन है कि बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? लेडेन और रस्किन ने। ये पूछ सकते हैं कि इसका फ़ारसी अनुवाद किसने किया था? मतलब ज़्यादातर तो यही पूछते हैं कि फ़ारसी अनुवाद किसने किया था? तो फ़ारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया था। बट इस आरओ मेंस में क्या पूछ लिया, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था? लेडेन और रस्किन ने। इसलिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है, रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी, यानी कि हुमायूँ की बहन थी। और इस हुमायूँ की बहन थी, और मतलब इससे क्या बोला था इसने, अकबर इनका बहुत सम्मान करता था, गुलबदन बेगम का। तो अकबर ने इनसे मतलब रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि तब उससे पहले हिस्ट्री, मतलब इनके मुगल साम्राज्य की हिस्ट्री को लिखने के लिए अकबर ने इनसे रिक्वेस्ट करी थी। तो इन्होंने फिर अपने मतलब याददाश्त के उस पे, जो-जो चीज़ें इनको याद थी, उस बेसिस पर इन्होंने बुक लिखी थी। बाबर और हुमायूँ के इतिहास पे, अपनी स्मृति पे बुक लिखी थी, और बुक का नाम था हुमायूँ नामा। तो हुमायूँनामा किसने लिखी थी? हुमायूँनामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? तो अभी ऊपर ही पढ़ा हमने, गुलबदन बेगम ने। कौन सी बुक लिखी? हुमायूँनामा। हुमायूँनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया? तो ताजुल माली ने। ये प्रश्न पूछा गया है, हितोपदेश का फारसी अनुवाद। तो हितोपदेश का फारसी अनुवाद है किसने किया था? ताजुल माली ने। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में मतलब पुस्तक लिखने वाले हैं, और 2 में पुस्तकें हैं। तो देखते हैं। तो ताजुल मासिर जो लिखी थी, ये हसन निज़ामी ने लिखी है। हसन निज़ामी ने ताजुल मासिर लिखी है। ए का 4 हो जाएगा। फिर ख्वांदमीर ने हुमायूँनामा लिखी, ये हुमायूँनामा दूसरी है। एक हुमायूँनामा उन्होंने लिखी थी, अ, ऊपर ही पढ़ा हम लोगों ने, गुलबदन बेगम ने। बट ये जो हुमायूँनामा है, इसको हुमायूँनामा बोलते हैं। एक्चुअल में इस बुक का नाम था कानून-ए-हुमायूनी या हुमायूँनामा भी कहते हैं इसको। तो कानून-ए-हुमायूनी या हुमायूँनामा पूछे तो ख्वांदमीर हो जाएगा, और हुमायूँनामा एक और जो लिखी थी वो लिखी गुलबदन बेगम ने। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाला चीज़ है। फिर मोहम्मद काज़िम ने लिखी है आलमगीरनामा, और भीमसेन जी ने लिखी है नुस्ख़ा-ए-दिलकुशा। ये प्रश्न पूछा गया है, भीमसेन जी की रचना है नुस्ख़ा-ए-दिलकुशा। अगला प्रश्न है, तबक़ात-ए-अकबरी किसने लिखी है? तो तबक़ात-ए-अकबरी लिखी है निज़ामुद्दीन अहमद ने। इसको तबक़ात-ए-अकबरी भी कहते हैं, जिसे तारीख़-ए-निज़ामी भी कहते हैं। तो तारीख़-ए-निज़ामी
या तबकात-ए-अकबरी किसने लिखी है? ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ने। अगला प्रश्न शाहजहाँनामा के लेखक कौन है? तो शाहजहाँनामा किसने लिखी है? शाहजहाँनामा लिखी है इनायत खान ने। गुलबदन बेगम ने क्या लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी हुमायूँनामा। इनायत खान ने क्या लिखी है? शाहजहाँनामा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा एक सुमेलित है? तो बाबर ने तुज़ुक-ए-बाबरी लिखी है, सही है। और कौन-सी भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। इसके अलावा जो फ़ेमस पुस्तकें हैं मुगल साम्राज्य से रिलेटेड वो सभी फ़ारसी में हैं ज़्यादातर मतलब और ये है तुर्की भाषा में। हुमायूँ ने हुमायूँनामा नहीं लिखी है, हुमायूँनामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने। तबकात-ए-अकबरी अभी हमने ऊपर देखा, किसने लिखी थी? निज़ामुद्दीन अहमद ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सही सुमेलित कौन-सा नहीं है ये बताना है। तो तबकात-ए-नासिरी मिन्हाज-उस-सिराज या उसने लिखी है ये सही है। तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही शम्स-ए-सिराज अफ़ीक ने लिखी है ये भी सही है। तुगलकनामा इब्न बतूता नहीं, इब्न बतूता ने रहला लिखी थी पुस्तक जो उसका यात्रा वृत्तांत होता है और हुमायूँनामा गुलबदन बेगम ने लिखी है ये भी सही है। तो तुगलकनामा इब्न बतूता ने नहीं, इब्न बतूता ने लिखी थी रहला और तुगलकनामा किसने लिखी है? तुगलकनामा लिखी है अमीर खुसरो ने। और ये इब्न बतूता कहाँ से आया था? यहाँ कहाँ का यात्री था? मोरक्को से आया था। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में। अगला प्रश्न, अनवर-ए-सुहेली नामक ग्रंथ को निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? अभी हमने ऊपर ही पढ़ा पंचतंत्र का फ़ारसी अनुवाद। तो फ़ारसी अनुवाद किस नाम से था? अनवर-ए-सुहेली नाम से था, पंचतंत्र का। और किसने लिखा था? तो वाइज़ हुसैन कासफ़ी ने अनवर-ए-सुहेली नाम से इसका फ़ारसी अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, ये मिर्ज़ा के काल में थे क्योंकि पंचतंत्र ऐसी मतलब फ़ेमस बुक है मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बार जो जिसका अनुवाद हुआ है वो यही है, पंचतंत्र ही है। तो इसलिए कई-कई का मतलब अलग-अलग शासकों के काल में अलग-अलग नाम से इसका कई बार वो क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन किया गया है। तो हुसैन मिर्ज़ा के काल में इसका नाम अनवर-ए-सुहेली के नाम से मुल्ला वाइज़ हुसैन काशफ़ी ने की पंचतंत्र किया था। और उससे पहले जो हमने ऊपर पढ़ा है, वो पढ़ा है हमने 1 मिनट। अच्छा, ये हितोपदेश का फ़ारसी अनुवाद है ताजुल माली ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल में की दरबारी भाषा कौन थी? तो मुगल काल की दरबारी भाषा कौन थी? फ़ारसी थी। अगला प्रश्न, मुगल कालीन ग्रंथ मासीर-ए-आलमगीरी किसकी रचना है या आलमगीरी किसकी रचना है? तो साकी मुस्तैद खां की। और इसमें नाम से लग रहा है आलमगीरी क्योंकि आलमगीर किसकी उपाधि थी? तो वो थी औरंगज़ेब की, तो ये औरंगज़ेब के शासनकाल से संबंधित है। मासीर-ए-आलमगीरी लिखी किसने थी? शाकी मुस्तैद खां ने। अगला प्रश्न मैचिंग का है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है भीमसेन कायस्थ, अभी हमने ऊपर पढ़ा था भीमसेन जी ने क्या लिखी थी? इन्होंने लिखी थी तारीख़-ए-दिलकुशा। तो तारीख़-ए-दिलकुशा लिखी थी भीमसेन कायस्थ जी ने या भीमसेन जी ने। ए का 4 हो जाएगा। फिर है चंद्रभान, तो चंद्रभान जी ने चा से इनका नाम है और इनकी जो बुक है वो भी दोनों चाचा है। तो ट्रिपल चा या चा 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 इसके नाम से याद कर सकते हैं। चंद्रभान ने चहार चमन लिखी है। तो चंद्रभान चहार चमन, भीमसेन जी ने लिखी तारीख़-ए-दिलकुशा, ईश्वर दास नागर ये इन्होंने लिखी थी फुतुहात-ए-आलमगीरी और सुजान राय भंडारी जी ने लिखी है खुलासत-उत-तवारीख। ये 2 याद रखिएगा, इनसे ही ऑप्शन जल्दी बन जाएगा। चंद्रभान जी ने लिखी है चहार चमन, तो चा से चंद्रभान जी हैं और पुस्तक है चहार चमन और भीमसेन जी ने कौन-सी लिखी है? तारीख़-ए-दिल-खुशा। अगला प्रश्न मैचिंग का ये भी है, इसमें इमारत और जो राजा है या उससे रिलेट करना है, तो शेरशाह का मकबरा सुमेलित नहीं है बताना अच्छा। ए में दिया है शेरशाह का मकबरा, तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है, बिल्कुल सही है। हुमायूँ का मकबरा दिल्ली में है, ये भी बिल्कुल सही है। उसकी पत्नी ने इसके लिए बनवाया होता है और ये दोहरे गुंबद का हुमायूँ का मकबरा जो है वो भारत का दोहरे गुंबद का पहला मकबरा है। अगला है जहाँगीरी महल बुरहानपुर नहीं, जहाँगीरी महल जो है ये बुरहानपुर में नहीं, ये आगरा में है और नाम से लग रहा होगा जहाँगीरी महल जहाँगीर ने बनवाया होगा बट इसको जहाँगीर के लिए बनवाया था अकबर ने। अगला है बुलंद दरवाज़ा, तो ये फ़तेहपुर सीकरी में है, 1572 में ये बनवाता है अकबर। और फिर है बीबी का मकबरा, ये औरंगाबाद में है, ये बनवाता है औरंगज़ेब रबिया-उद दौरानी के लिए जो कि इसकी पत्नी होती है उसके लिए। इसको बीबी का मकबरा जो है इसको दूसरा ताजमहल भी कहते हैं या ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहला है रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में, तो ये किसने बनवाया था? औरंगज़ेब ने बनवाया। इसको तुम शासक का अगर नाम याद कर लोगे किसने बनवाया है और उनको क्रम में कर लोगे तो ये याद हो जाएगा। इसको करने का वही तरीका है। तो रबिया उद दौरानी का मकबरा किसने बनवाया था औरंगाबाद में? ये बनवाया था औरंगज़ेब ने। शेरशाह सूरी का मकबरा, अच्छा शेरशाह सूरी किसके काल में था? तो ये हुमायूँ के काल में था। तो ये अकबर से भी पहले का काल है, तो ये इससे पहले बन जाएगा।
औरंगाबाद वाले से। तो ये सासाराम में, ये भी सही है। और हुमायूँ का मकबरा, तो हुमायूँ का मकबरा शेरशाह सूरी के बाद में आएगा। और फिर अटाला मस्जिद जौनपुर, ये तो सबसे पुराना हो गया। ये तो तुम्हारा दिल्ली सल्तनत का के अंदर आ जाएगा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर हुमायूँ का मकबरा बनना सॉरी, शेरशाह सूरी का मकबरा बनना चाहिए, उसके बाद हुमायूँ का मकबरा बनना चाहिए, तो हो जाएगा 4, 2, 3 और 1। तो 4, 1, 3 ओह! कालक्रम में व्यवस्थित करना है। एक बार ये देख ले सकते हैं, 2, 1, 3, 4। जौनपुर का अटाला मस्जिद 1408 में, ये शायद ऑप्शन गलत हो गया है। 4, 1 सबसे पहले 4 होना चाहिए ना। अटाला मस्जिद सबसे पहले बनेगी, फिर बनेगा अ, हु शेरशाह का मकबरा, तो 4, 2, 3, 1 होना चाहिए। 4, 2, 3, 1 ये होना चाहिए। बी ऑप्शन होना चाहिए। ओह! ऊपर-नीचे हो गया ऑप्शन, इसलिए गड़बड़ हो गई है। तो ये हो जाएगा 4, 2, 3, 1 हो जाएगा ऑप्शन। जौनपुर के अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इब्राहिम शाह सर्की ने कराया था 1418 में। फिर शेरशाह सूरी ने अपना मकबरा बनवाया था सासाराम में 40 से 45 के बीच में। उसके बाद इसकी मृत्यु होती है हुमायूँ की। तो जो होती है हाजी बेगम की देखरेख में बनवाया था हुमायूँ का मकबरा। फिर ये 1555 के आस-पास, 1555 के बाद ही बनेगा, क्योंकि इसकी मृत्यु तभी होती है हुमायूँ की। फिर अकबर सॉरी, औरंगज़ेब, तो औरंगज़ेब ने 1651 61 के मध्य मकबरे का निर्माण करा था औरंगाबाद में। तो हो जाएगा 4, 2, 3, 1 ये ऑप्शंस, ये नहीं होगा, नीचे वाला ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो बाबर ने, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, बाबर ने कौन-सी बनवाई थी? जामा मस्जिद बनवाई थी संभल की, बिल्कुल सही है। हुमायूँ ने दीन पनाह जो है बिल्डिंग बनवाई थी, मस्जिद बनवाई थी, और इसी के अंदर इसने लाइब्रेरी बनवाई थी, दीन पनाह लाइब्रेरी, जिसकी सीढ़ियों से गिर के इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी सही है। बी का 2 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा। अकबर ने जहाँगीरी महल बनवाया था, जहाँगीर के लिए, ये भी सही है। और जहाँगीर ने एतमादुद्दौला का मकबरा, एक्चुअल में जहाँगीर ने नहीं बनवाया था, ये जहाँगीर की पत्नी नूरजहाँ ने बनवाया था, क्योंकि जो एतमादुद्दौला था, ये मिर्ज़ा गियास जो था, एतमादुद्दौला नहीं, सॉरी, ये जहाँगीर की पत्नी ने अपने पिता के लिए उन्होंने बनाया था एतमादुद्दौला का मकबरा। तो यहाँ पे जहाँगीर उतना सही नहीं है, यहाँ पे नूरजहाँ होना चाहिए। अगला ऑप्शन है कुतुब मीनार, ये भी सुमेलित करने हैं, तो कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार अगर इनमें से देखो, तो कुतुब मीनार से रिलेटेड कौन है? इल्तुतमिश, इसने निर्माण पूरा करवाया होता है कुतुब मीनार का। बी ऑप्शन है गोल गुम्बद, तो गोल गुम्बद बीजापुर का था, इसको बनवाता है मोहम्मद आदिल शाह। तो बी का 1 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। अगला है बुलंद दरवाज़ा, तो 1572 के आस-पास बनवाता है, अकबर इसको बनवाता है गुजरात विजय के बाद, फतेहपुर सीकरी में, तो बुलंद दरवाज़ा हो गया, सी का 4। और मोती मस्जिद, जो ये आगे लिखा नहीं है, बट ये मोती मस्जिद होनी चाहिए लाल किले के अंदर, तो दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगज़ेब, डी का 3। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। पहला है कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और खानवा का युद्ध। तो कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में, चौसा का युद्ध होता है 1539 में, तालीकोटा का युद्ध जो होता है ये तो मुझे याद नहीं आ रहा, 1565 में, अच्छा हाँ। तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में, और खानवा का युद्ध ये जो है, ये राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है पानीपत के अगले साल, यानी कि 1527 में। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगी, सबसे पहले हो जाएगा खानवा का युद्ध यानी कि 4, फिर हो जाएगा चौसा का युद्ध 2, फिर हो जाएगा 1 कन्नौज का युद्ध, और फिर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाई दरवाज़ा दिल्ली का, तो अलाई दरवाज़ा नाम से ही लग रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया होगा। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का 1572 में अकबर ने बनवाया। मोती मस्जिद आगरा की, मोती मस्जिद आगरा की बनवाई शाहजहाँ ने, और मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किले के अंदर, तो वो बनवाई थी औरंगज़ेब ने। तो ये एकदम सही सुमेलित पहले से ही है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मौलिम था, तो मुगल काल में मौलिम जो था, वो था एक व्यापारिक जहाज का कर्मचारी। तो ये जो मौलिम था, ये जो पद था, ये एक्चुअल में नेविगेटर जैसे होते थे, मतलब एक कंपास जैसा यंत्र होता था इनके पास, उससे ये दिशा का पता लगाते थे, जिससे जहाज को मतलब किधर जाना है, उसका सूर्य की स्थिति से मतलब किधर जाना है, डायरेक्शन देखते थे। और ये यूपी पीसीएस मेन 2014 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन-सा सही सुमेलित, अच्छा सही सुमेलित नहीं होना चाहिए, सही लिख दिया है, नहीं होना चाहिए। तो दाम एक तांबे की मुद्रा थी, बिल्कुल सही है। देसाई राजस्व अधिकारी होता था, ये भी सही है। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था, ये भी सही है। ज़रीब, जो ज़रीब है, ये कर नहीं होता था। एक्चुअल में जो ज़रीब था, ये भूमि की माप हेतु प्रयुक्त एक इकाई थी, वो था। तो इसमें से ज़रीब जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये 168 बेहतरीन क्वेश्चन थे मुगल काल से रिलेटेड। अगर बढ़िया लगे हों, अच्छे लगे हों, मेहनत अच्छी लगी हो आपको मेरी,
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।